गुड मॉर्निंग बच्चों। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। आवाज आ रही है मैडम आपकी, आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अर्चना रविशंकर यादव, विषय विज्ञान की शिक्षिका, सांता क्रूज माध्यमिक स्कूल में आपका इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम इस लेक्चर में आपके विज्ञान विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3 में आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो। आपका पहले पाठ से लेकर 5 पाठ तक के प्रश्नों का अध्ययन आप पहले कर चुके हो। आगे के प्रश्नों के बारे में हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रश्न कैसे आते हैं इस प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको 3-3 मार्क के 5 प्रश्न जो हैं हल करने होते हैं और टोटल 15 मार्क के ये क्वेश्चंस होते हैं। 15 मार्क्स मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होता है, क्योंकि 15 मार्क्स बहुत बड़ा भाग है आपके 40 मार्क के पेपर का। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपको 3-3 मार्क्स के 8 प्रश्न जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्न हल करना होता है। और ये 8 प्रश्न में से 4 प्रश्न जो हैं आपके रसायन विज्ञान भाग से होते हैं और 4 प्रश्न जो हैं भौतिक विज्ञान इस भाग से कंपलसरी होते हैं। अटेम्प्ट करना आपको जो भी आ रहा है आप उस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो आपको स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट दिए रहेंगे, कथन दिए रहेंगे और उनका स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको किसी विशेष स्थिति में आपके सुझाव, उपचार, ये सब भी पूछा जा सकता है। कोई विशेष स्थिति दी जाएगी और आपको उसमें पूछा जाएगा कि आप अगर उस स्थिति में आप होते तो आप उस स्थिति में आप क्या करते या आपका क्या करने का सुझाव होता। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। या तालिका पूर्ण करने के लिए भी आ सकती है, जैसा आपने दूसरे प्रश्न में भी देखा है, 2 मार्क के लिए तालिका पूर्ण करने के लिए आती है। ऐसे ही तालिका पूर्ण करने के लिए आपको 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। या फिर किसी विशेष रासायनिक या भौतिक या वैज्ञानिक प्रक्रिया का उदाहरण सहित स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है। आपको 3 मार्क्स के लिए संख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आकृति पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आकृति बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। स्पष्टीकरण कारण सहित किसी विशेष जो रासायनिक अभिक्रिया है या भौतिक अभिक्रिया है उसका स्पष्टीकरण भी पूछा जा सकता है। एक सेकंड। नियम, सिद्धांत, उदाहरण के साथ पूछा जा सकता है और कोई विशेष परिच्छेद पूर्ण करने के लिए कहा जा सकता है। कुछ एक उदाहरण हम जनरल देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, प्रश्न पत्र से लिया है मैंने। कृत्रिम उपग्रहों के कोई भी 3 प्रकार बताओ, प्रत्येक कृत्रिम उपग्रह का कार्य स्पष्ट करो। यह प्रश्न जो है आपका 10वें पाठ से है। कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से होते हैं, उनका प्रकार और कार्य बताना है। कृत्रिम उपग्रह के कार्य क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, अ धातु का परमाणु क्रमांक 11 और ब धातु का परमाणु क्रमांक 20 है। इन दोनों धातुओं में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है। धातु अ की तनु HCl के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखो। अब इसमें देखिए आपको 2 धातुओं का परमाणु क्रमांक दिया गया है। इन दोनों धातुओं में से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है यह बताना है, और धातु अ जो है उसकी HCl के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया वो बताना है समीकरण के साथ लिख के 3 मार्क्स के लिए। यह प्रश्न आपको दूसरा पाठ धातुओं तत्वों का वर्गीकरण और आपका जो धातु पाठ है धातुओं का अध्ययन, वहां से दोनों में से पूछा जा सकता है। इसके बाद एक नीचे आपको आकृति दी गई है। प्रश्न का हिस्सा जो है अगले स्लाइड में है। आकृति आप देख लीजिए, जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण डॉट इसके द्वारा दर्शाया गया है। तो आप काउंट करेंगे तो पहले इसमें
जो x तत्व है उसमें 3 कक्षाएं हैं, y तत्व में 2 कक्षाएं हैं। जो बाहर की कक्षा है दोनों तत्वों की, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आधार पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे तत्व x तथा y पहचानो। तो तत्व x आप देखोगे तो परमाणु क्रमांक इसका कितना हो जाएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो, दिए गए जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है उनको काउंट करो तो 2 पहली कक्षा में है, 8 दूसरी कक्षा में है और 1 बाहर की कक्षा में है। तो 8, 2, 10, 1, 11। 11 जो है परमाणु क्रमांक है x का। तो x कौन सा तत्व हो जाएगा? x जो है पहले समूह का तत्व सोडियम है और y जो है उसमें 2 जो है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, 1 बाहरी कक्षा में या दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि इसमें भी बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पहले समूह का ही तत्व है। और परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 परमाणु क्रमांक। तो ये जो है लिथियम है। तो ये दोनों जो है पहले समूह के तत्व हैं, x और y, जिनका नाम है सोडियम और लिथियम। क्या ये तत्व समान समूह में पाए जाते हैं? स्पष्ट करो। समान समूह में पाए जाते हैं, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि क्यों एक ही समूह में पाए जाते हैं। तो समान समूह में पाए जाते हैं क्योंकि इनके बाह्य कोश में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश जो है समूह, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो जनरली तत्वों की समूह की संख्या बताता है। जनरली मैं बोल रही हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पहले समूह के दोनों तत्व हैं। कौन सा तत्व प्रतीक में अधिक विद्युत घनता वाला है? अधिक विद्युत घनता का मतलब होता है वह तत्व जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सके। तो लिथियम जो है वो अधिक विद्युत घनता वाला तत्व है क्योंकि सोडियम जो है उसमें नाभिक के अंदर जब प्रोटॉन अधिक हो जाते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन से आकर्षण जो है बढ़ जाता है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक इसके साथ बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पे लिथियम जो है अधिक घनता वाला, विद्युत घनता वाला तत्व है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के तापमान पर किस प्रकार निर्भर होती है। ये सभी प्रश्न जो हैं पहले से 5वें पाठ तक के आपने पहले ही देखे हुए हैं। हमको आज 6ठे पाठ से 10वें पाठ तक के प्रश्न डिस्कस करना है। ये सैंपल पेपर के प्रश्न हैं जो मैं आपको बता रही हूँ किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद है आपका कि निम्न कृति को पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे आपको ऊष्मा चैप्टर से यह प्रश्न दिया गया है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा के ऊपर आधारित। इसके बाद का प्रश्न है कि समय से कुछ पहले होने वाले सूर्योदय तथा समय से कुछ विलंब से होने वाले सूर्यास्त की परिघटना स्पष्ट करो। यह प्रश्न जो है आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए कि सूर्योदय के थोड़े समय पहले ही हमको आभासी सूर्य दिखाई पड़ने लगता है या सूर्यास्त हो जाने के थोड़े समय बाद तक भी हमको सूर्य क्षितिज पर मौजूद है ऐसा आभास होता है। तो यह घटना का कारण क्या है, यह आपको स्पष्टीकरण में पूछा जा सकता है। अवतल लेंस द्वारा निर्मित होने वाले प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम लिखो। अवतल लेंस में वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब किस प्रकार के और किस स्थान पर प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे स्लाइड में देखेंगे। और ये भी नीचे ये भी एक प्रश्न है आपका रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर से। ये भी एक पेपर का ही उदाहरण है। पिछले साल जो कृति पत्रिकाएं इसमें प्रीलियम में ली गई थी उसमें से ये प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करके प्रश्नों को उत्तर लिखो। आकृति दी गई है और उसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आपको उत्तर बताना है। तो इसमें किरण AB का नाम पूछा गया है। किरण AB, जब आप प्रकाश पाठ में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि किरण AB जो है यह आपतित किरण इसका नाम होता है। कोड R का नाम लिखो। कोड R जो है इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कोड कहते हैं। कोड I को एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोड कहते हैं और कोड R को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या अपवर्तन कोड कहते हैं।
किरण CD का नाम लिखो। किरण CD जो है ये क्या है? अपवर्तित किरण है। किरण AB जैसे आपतित किरण है, किरण CD उसी प्रकार से अपवर्तित किरण है। यहाँ पे जो है 2 बार प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, एक बार पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के समय, वापस फिर दूसरा माध्यम जो है कांच, उससे हवा में जाने के समय भी किरण इसका प्रकाश किरण का अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे 2 बार प्रकाश किरण का अपवर्तन दिखाया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपका धातु इस चैप्टर से है। यहाँ पे आपको एक प्रक्रिया बताई गई है और उसके आधार पर आकृति बनानी है आपको। ये आकृति भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उपग्रहों की भ्रमण कक्षा का क्या अर्थ है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उपग्रह की भ्रमण कक्षा क्या होती है और उसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, जो प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे थे उसके स्पष्टीकरण में, कि अपवर्तनांक और प्रकाश का अपवर्तन जो प्रक्रिया होती है, इसमें आप देखिए तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जब प्रवेश करती है तो जो जिस मार्ग से वो गति कर रही होती है पहले, वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है या हट जाती है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का, इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन से जुड़ी हुई विशेष कई यहाँ पे जानकारियां हैं, जैसे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का मतलब होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो रेशियो होता है, उसको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और जब पहला माध्यम निर्वात होता है, निर्वात का मतलब जैसे आप जानते हो कि ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं है, ठोस द्रव गैस कोई भी माध्यम वहां पे नहीं है, तो उसको हम निर्वात कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण निर्वात से होकर के किसी माध्यम में गुजरती है, तो उस समय जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश किरण का, उसको दूसरा माध्यम जो होता है उसके साथ उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि पहला माध्यम वहां पे क्या होता है, निर्वात होता है। जैसे प्रकाश किरण जो है, सूर्य की किरण पृथ्वी पर आने से पहले बहुत बड़े वैक्यूम स्पेस से, वॉइड से होकर तब पृथ्वी तक पहुंचती है। तो प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर आपको 3 मार्क के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जो है प्रश्न इस अपवर्तन की घटना पर प्रश्न पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, और ये जो डायग्राम आपको दिया गया है इस पर विशेष पूछा गया है। तो जानकारी बहुत थोड़ी है और पढ़ने के लिए भी आसान है, लेकिन आपको नंबर अच्छे मिलेंगे इस पे, क्योंकि अगर आपको आकृति बनाकर प्रश्न दिए गए तो आपको एक एक लाइन के 3 आंसर लिखने होंगे फटाफट, और आकृति भी नहीं बनानी होगी उसमें। आकृति का नामकरण में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आकृति आप अच्छी बना लेते हो, नामकरण बराबर नहीं याद रहता है, या फिर कोई और समस्या होती है, आपको कोई चीज याद नहीं है बराबर। लेकिन अगर आपको आकृति बनाकर दिया गया है और प्रश्न दिया गया है, तो आपको आंसर जो है याद करने के लिए भी बहुत समय नहीं लगता, क्योंकि वो आकृति अगर आपने देखी हुई है, पढ़ी हुई है, तो आपको आंसर फटाफट याद आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे से इस प्रकार के प्रश्नों पर आप नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो है आंशिक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके ऊपर भी जो है 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रकाश का आंशिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्रांतित कोण क्या होता है, इसके ऊपर आधारित प्रश्न जो है हमेशा पूछे गए हैं। तो आपको ये जो क्रांतिक कोण, ये परिभाषा याद रखनी है कि आपतन कोण के विशेष मान के लिए अपवर्तन का कोण का मान 90 अंश होता है। तो आपतन कोण के उस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। अब ये क्रांतिक कोण जो है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग हो सकता है। अपवर्तन कोण
आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण के बाद जो है उस माध्यम में जो प्रकाश किरण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। जैसे आकृति में आपको दिखाया गया है कि प्रकाश का स्रोत से जब प्रकाश किरण लंबवत जा रही है तो वो पूर्ण रूप से परावर्तित हो जा रही है, वो माध्यम से बाहर निकल जा रही है। उसके बाद जब वो किसी एंगल पर पड़ती है तो वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल के उसका कुछ हिस्सा जो है माध्यम में वापस लौट आता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो अपवर्तन जो है आपतन के एंगल पे डिपेंड करता है। तो आपतन कोण का जो वह मान जिसके लिए अपवर्तन जो है अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है उसको क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहते हैं। यह जो घटना है इसके ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के प्रश्न इस पाठ के अंदर से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला पाठ आपका है लेंस। इस चैप्टर से आपको बहुत ही प्रकार के प्रश्न 3 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। 3 मार्क्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। जैसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर आपको ये प्रवाह तालिका के रूप में पूछा जा सकता है। जो प्रवाह तालिका अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस प्रवाह तालिका में आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे और कुछ कुछ स्थान पे ब्लैंक्स रहेगा जो आपको भरने के लिए आ सकता है। जैसे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब, वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों के लिए हमको उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब का स्वरूप और आकार यह बताने के लिए ये जो तालिका आपके पुस्तक में दी गई है इसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये ऐसे ही तालिका के रूप में पूछे जा सकते हैं। आपको तालिका पूर्ण करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे वस्तु अगर अनंत दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब किस स्थिति में बनेगा और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो जैसा आप जानते हो कि उत्तल लेंस द्वारा सभी परिस्थितियों में वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि लेंस के पीछे अगर आप कोई भी पर्दा लगाते हो तो उस पर प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है। वह प्रतिबिंब जिसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वह प्रतिबिंब जिसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो मतलब वह लेंस के दूसरी तरफ न बन के लेंस के सामने बनता है। अब लेंस के सामने अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो आप उसको पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बीच में कोई पर्दा लगाओगे तो जो वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण है वो ही बाधित हो जाएगी। जब लेंस पे प्रकाश किरण पहुंचेगी नहीं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो इसलिए जो प्रतिबिंब जो है लेंस और वस्तु के बीच में बनते हैं उनको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। और वह प्रतिबिंब जो है जो लेंस के पीछे बनते हैं तो उनको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उत्तल लेंस से जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं और उनका स्वरूप कैसा होता है, ये उल्टे होते हैं। उत्तल लेंस से सिर्फ एक ही स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सी स्थिति है कि जब वस्तु जो है नाभि F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के मध्य होती है। जो जैसे कि आप जानते हो लेंस में जो कांच होता है उसके 2 सरफेस होते हैं, तो दोनों सरफेस का अलग अलग नाभि होता है। तो जब वस्तु जो है पहली नाभि और लेंस के प्रकाश केंद्र के मध्य होती है तब उस स्थिति में उत्तल लेंस द्वारा जो है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां हैं, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए और टेबल के रूप में आपको ये प्रश्न 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही अवतल लेंस द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब, यह भी टेबल जो है आपको आपकी पुस्तक में दिया गया है। तो वस्तु की विभिन्न स्थिति में
स्थितियों में अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होता है, ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ क्या होती है, प्रतिबिंब किस स्थान पर प्राप्त होता है, यह सभी जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है 3 मार्क के लिए। उसके अलावा आपको संख्यात्मक प्रश्न, जैसे ये प्रश्न मैंने आपकी पुस्तक से ही लिया है, इस प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न जो है, एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा लेंस का नाभ्यंतर 10 सेंटीमीटर होने पर प्रतिबिंब का स्वरूप, स्थान तथा आकार बताइए। उसी प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा होगा। इसमें आपको 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला जो है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, और दूसरा जो है प्रतिबिंब आकार में कितना बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको v से छोटा v जो होता है उससे दर्शाया जाता है, और यह प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो स्मॉल f जो होता है ये लेंस का नाभ्यंतर होता है, और u जो होता है ये क्या होता है, वस्तु की दूरी होती है। तो अगर आपको वस्तु की दूरी और लेंस का नाभ्यंतर पता है तो आप प्रतिबिंब की दूरी का पता लगा सकते हैं। कोई भी 2 राशि अगर इसमें से आपको पता है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, तो आप नाभ्यंतर पता लगा सकते हो, या नाभ्यंतर और प्रतिबिंब की दूरी पता है तो आप वस्तु की दूरी पता लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 2 प्रश्न, जैसे यहाँ पे आपको वस्तु की दूरी निकाली गई सूत्र से, तो कितनी आई, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से कितना बड़ा होगा, इसको कहते हैं लेंस का आवर्धन। आवर्धन मतलब बढ़ाना, कोई लेंस किसी वस्तु को कितना बड़ा करके दिखा सकता है। तो जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और वस्तु की जो ऊंचाई होती है, इसके रेशियो को जो है हम कहते हैं लेंस का आवर्धन। तो लेंस का आवर्धन जो होता है वो दूरी जो होती है प्रतिबिंब और वस्तु की, उसके बराबर होता है। v/u जो है वो बराबर होता है h2/h1 के। h2 जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, h1 जो है ये क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी पता है, और आपको वस्तु की ऊंचाई पता है, तो आप प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h2/h1 इक्वल्स टू v/u इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है वो माइनस में रखी गई है। जब आप कार्तीय प्रणाली पढ़ोगे लेंस में, कि जो मुख्य अक्ष होता है, जो प्रकाश केंद्र O होता है, जैसे आप निर्देशांक भूमिति में पढ़ते हो, जो आपका मूल बिंदु होता है उससे क्षैतिज तल पे दाहिनी तरफ जो दूरी मापते हो आप धनात्मक होती है, बाईं तरफ जो मापते हो ऋणात्मक होती है, ऊपर जो मापते हो धनात्मक होता है, नीचे जो नाप लेते हो ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार का जो है लेंस के साथ भी होता है। लेंस का जो प्रकाश केंद्र होता है उसके जो है दाहिनी तरफ की दूरियां जो है वह धनात्मक होती हैं, और बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऊपर जो कोई दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और नीचे की तरफ जो कोई दूरी होती है तो वह ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार के जो है कार्तीय संकेत चिन्ह या कार्तीय नियम का उपयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे वस्तु की दूरी जो है वो उसको ऋणात्मक -20 दिखाया गया है। इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई -5 सेंटीमीटर इसमें आई हुई है। -5 सेंटीमीटर का मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई के बराबर ही उसकी ऊंचाई है, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है, और माइनस का मतलब जो है प्रतिबिंब जो है यह उल्टा प्राप्त होता है।
ऐसे ही दूसरा प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस का नाभ्यंतर 20 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति जो है यह नाभ्यंतर का व्युत्क्रम या विलोम अनुपात होता है मीटर में, और शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। तो इस प्रकार का आपको, चूंकि ये प्रश्न छोटा है तो 3 नंबर के लिए ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, लेकिन पहला वाला प्रश्न जो कि बड़ा है वो आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इस प्रकार का संख्यात्मक प्रश्न भी। और इसके बाद जो फेवरेट इस चैप्टर का टॉपिक है मानव नेत्र और लेंस, उसमें लेंस का कार्य। तो मानव नेत्र की संरचना और इस यह आकृति में भी आपको पूछा जा सकता है, लेकिन जो 3 मार्क्स के लिए विशेष प्रश्न पूछा जाता है वो है दृष्टि दोष के ऊपर। जैसे कि आपने पढ़ा है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का यह जो है आपको आकृति दिखाई गई है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको समीप की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब अगर आपको निकट ये आकृति दी गई है तो आपको पूछा जाएगा कि दोष कौन सा है, क्यों उत्पन्न होता है और उसका उपचार कैसे किया जाता है। अगर इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी तो आपको जैसे इस आकृति में दिखाया गया है कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अवतल लेंस जो है उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपको ये अवतल लेंस आकृति में नहीं मिलेगा, और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको आकृति दी रहेगी और आपको बताना रहेगा कि ये दृष्टि दोष कौन सा है और क्यों उत्पन्न होता है और क्या उपचार है। तो ये अगर आप दूसरी आकृति पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा सभी प्रकाश किरणें जो है नेत्र गोलक के ऊपर जो उसकी परिधि है उस पे केंद्रित ना होकर उसके पहले ही केंद्रित हो रही है। मतलब जहाँ पे रेटिना होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, उसके पहले ही सभी प्रकाश किरणें जो है केंद्रित हो जा रही हैं, जिसके कारण जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना के पहले बन जाता है और जो दूर की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो आप बीच वाली आकृति को विशेष ध्यान से देखिए, जिससे आपको अंतर पहचानने में आसानी होगी कि दृष्टि दोष निकट है या दूर है। जब प्रकाश किरणें ऐसे नेत्र गोलक के बीच में केंद्रित हो रही हैं तो ये निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। ऐसा किस कारण से हो सकता है? ऐसा होने के जो है 2 कारण होते हैं। या तो नेत्र के नेत्र लेंस और परितारिका इनकी वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस जो होता है उसकी वक्रता का मतलब जो राउंडनेस होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी अभिसारी क्षमता जो होती है वो अधिक हो जाती है। और दूसरा कारण होता है नेत्र गोलक जो आईबॉल है वही लंबा हो जाता है, उसका ही आकार जो है बड़ा हो जाता है, जिससे जो है रेटिना नेत्र लेंस से दूर हो जाता है। नेत्र लेंस और नेत्र पटल के बीच की दूरी जो है वह बढ़ जाती है। तो यह निकट दृष्टि दोष में होता है। और उपचार क्या किया जाता है? उपचार के लिए इसके हमको अवतल लेंस लगाना पड़ता है। अवतल लेंस जो कि आप जानते हो किस प्रकार का लेंस होता है। अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों का अभिसरण करता है, जिससे प्रकाश किरणें जो है नेत्र पटल तक पहुंच पाती हैं और सही प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। दूसरा इसी का उदाहरण है दृष्टि दोष। पहली जो प्रॉपर आकृति है वो फोटो में आई नहीं है, सॉरी। दूसरी आकृति जो डिफेक्ट वाली है, जो मेन आपको पहचाननी है। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश किरणें जो है वो नेत्र गोलक के बाहर जो है केंद्रित हो रही हैं, जिसके कारण हमको निकट की वस्तुएं जो होती हैं, पास से आने वाली वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, जो पास में वस्तुएं होती हैं अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हुआ है तो, क्योंकि उनका प्रतिबिंब जो है नेत्र गोलक के पीछे बनता है, नेत्र पटल पर नहीं बनता है।
तो आप आकृति, बीच वाली आकृति को विशेष ध्यान से पहचान लीजिए, जिससे आपको पहचानने में आसानी हो कि ये दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष उत्पन्न क्यों होता है? तो नेत्र लेंस अथवा परितारिका की वक्रता कम होने से, जो नेत्र लेंस होता है वो चपटा हो जाता है, उसकी वक्रता कम हो जाती है, जिससे लेंस की अभिसरण क्षमता कम हो जाती है। दूसरा होता है कि नेत्र गोलक छोटा अथवा चपटा होने के कारण, नेत्र गोलक जो आईबॉल ही होता है वही आपका छोटा हो जाता है, जिससे लेंस और जो नेत्र पटल है उसके बीच की दूरी कम हो जाती है, तो प्रकाश किरणें जो है नेत्र पटल को पार कर जाती हैं, और इसके निराकरण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट, अगर ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है तो 3 पॉइंट पूछे जाएंगे। दृष्टि दोष पहचानिए, क्यों उत्पन्न होता है, और उसके निराकरण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको जो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने वाला प्रश्न आएगा, या फिर इस प्रकार से दृष्टि दोष का प्रश्न आएगा, तो आपको मिस्टेक के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि लिखना ही बहुत कम होता है, कुछ कुछ थोड़े थोड़े वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। तो आप इस चैप्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद जो अगला चैप्टर है आपका धातुओं का अध्ययन, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसपे प्रश्न जो है अभी रिसेंटली पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, वो है धातुओं की अभिक्रियाशीलता। इसके ऊपर आपको प्रश्न पूछा गया था लास्ट ईयर ही। इस प्रकार का आकृति दी गई थी, और उसमें से पहचानना था कि कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है, कौन सी मध्यम क्रियाशील धातु है, कौन सी सबसे कम क्रियाशील धातु है, या फिर कौन सी धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है, कौन सी धातु जो है अम्ल के साथ अपक्रिया करती है, कौन सी धातु जो है बहुत ही कम अभिक्रिया करती है। इस प्रकार से आपको आकृति दी गई है, और उसमें से आपको सिर्फ नाम पहचान के बताने हैं। तो यह भी अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आप थोड़ा सा भी अगर पढ़ोगे और याद रखोगे तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे। जैसे इस आकृति में देखिए, जो ऊपर की तरफ धातुएं दी गई हैं, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, और जो नीचे की तरफ नाम दिए गए हैं ये कम क्रियाशील धातुएं हैं, और जो मध्य में नाम दिया गया है ये मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं। तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो किसी भी चीज के साथ अभिक्रिया कर लेंगी, क्योंकि अधिक क्रियाशील हैं, इसलिए वो पानी के साथ भी करती हैं अभिक्रिया। जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो पानी और अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया होती है। जैसा कि आप जानते हो, धातुएं जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके धातुओं की ऑक्साइड बनाती हैं, जिससे धातुओं का क्षरण या कोरोजन होता रहता है। तो लगभग सभी धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ एक धातुओं को छोड़ करके, जिसमें सोना, तांबा और प्लेटिनम इस प्रकार की धातुएं आती हैं। यह एक जो है धातु का अध्ययन, इस पार्ट में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है 3 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाने के लिए। उसके बाद जो आपको मैंने सैंपल पेपर में दिखाया था, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है उसके अयस्क से किस प्रकार से किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, ये पूरा ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए या बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम का अयस्क जो होता है बॉक्साइट, उसका जो है सांद्रीकरण किस प्रकार से होता है, फिर जो आपको एल्यूमिना प्राप्त होता है उससे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, ये आपको यह आकृति दे करके इसमें से कोई 3 प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। जैसे आप इसमें देखिए, ग्रेफाइट के जो धनाग्र लगाए गए हैं इनको बार बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि धनाग्र जो है इनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होके CO2 बनता रहता है, जिसके कारण धनाग्रों को बार बार चेंज करना पड़ता है। तो आपको 1 नंबर के लिए यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि धनाग्र को क्यों चेंज करना पड़ता है। और
या फिर आपको ये आकृति दे करके आपको पूरी जो विधि है उसका कार्यकरण लिखने के लिए पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद इसके अलावा धातु चैप्टर जो है, धातुओं का अध्ययन, इसमें जो है आपको धातुओं के पृथक्करण की जो विभिन्न विधियां हैं, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, फेन उत्प्लावन और निष्क्षालन, आपको विधियों के नाम पूछे जा सकते हैं और उसमें से किसी एक को डिटेल में लिखने, किसी एक विधि के बारे में डिटेल में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण के बारे में बताइए, या चुंबकीय पृथक्करण कैसे होता है इसको स्पष्ट कीजिए। उसके अलावा जो है धातुओं का निष्कर्षण उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, जैसे 3 प्रकार की धातुएं हमने क्रियाशीलता श्रेणी पहले ही पढ़ी, वैसे उनका निष्कर्षण जो है उनकी क्रियाशीलता के आधार पर कैसे होता है। जैसे जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, और जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनको शुद्ध रूप में किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो जैसे आप जानते हो जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयनिक यौगिक बनाती हैं, तो आयनिक यौगिकों का बहुत आसानी से विद्युत अपघटन किया जा सकता है। तो जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उसके निष्कर्षण की विधि जो है उसमें विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किया जाता है, जिसमें आप एल्यूमिनियम का निष्कर्षण देखे हो, जो इस आकृति में भी एल्यूमिनियम का निष्कर्षण ही दिखाया गया है। उसके बाद जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं ये जो है प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती हैं। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं को का निष्कर्षण करने के लिए विशेष पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और उनका ऑक्सीकरण या अपचयन करके जो है धातु का निष्कर्षण किया जाता है, जिसमें 2 विधियां आप पढ़ोगे, भंजन और निस्तापन। भंजन का मतलब होता है कि जब किसी धातु के सल्फाइड को अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है तो उसको भंजन कहते हैं, और जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जब किसी धातु को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया जाता है तो उसको निस्तापन कहते हैं। निस्तापन और भंजन इस प्रक्रिया में अंतर भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो कौन सी धातु का निस्तापन होता है और कौन सी धातु का भंजन होता है, और निस्तापन और भंजन क्या होता है। तो निस्तापन मतलब यहाँ पे कम ऑक्सीजन होती है, हवा की मात्रा कम होती है, और भंजन का मतलब हवा की मात्रा अधिक होती है। तो ये मध्यम क्रियाशील धातु के लिए यह विधि जो है आपको इस्तेमाल में लाई जाती है। और जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं जैसे सोना, चांदी, प्लैटिनम या तांबे, इन सभी के लिए जो है, इन सभी के निष्कर्षण की जो पद्धति है इनका, ये धातुएं इतनी कम क्रियाशील होती हैं कि मुख्यतः ये जो है अपने ऑक्साइड के रूप में ही पाई जाती हैं या सल्फाइड के रूप में पाई जाती हैं, तो जिससे इनका निष्कर्षण शुद्धिकरण करके उनसे शुद्ध धातु जो है वो प्राप्त की जा सकती है। शुद्धिकरण के लिए विद्युत अपघटन पद्धति का उपयोग किया जाता है। उसके बाद धातुओं का क्षरण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया होकर धातुओं का क्षरण जो टॉपिक है ये आपको टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और जो इम्पोर्टेंट है, क्षरण को रोकने वाली विशेष जो पद्धतियां होती हैं जैसे जस्ते का विलेपन, टिनिंग या टिन की परत चढ़ाना, या धनागरीकरण,
ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। धातुओं के क्षरण को रोकने के लिए कौन कौन सी अभिक्रिया, जो कौन कौन सी पद्धति जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें आपका विलेपन, टिन की पर चढ़ाना, धनाग्रीकरण, विद्युत विलेपन और सम्मिश्रीकरण, ये सभी प्रक्रिया है। उसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर। ये चैप्टर जो है कोई एक विशेष इसमें से टॉपिक पूरा ही 3 मार्क्स के लिए पूछे जाने की संभावना जो है कम है। इसमें आपको एक एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक एक मार्क्स के 3 अलग, जैसे टिप्पणी हुई, परिभाषा हुई या नाम हुआ, ऐसे एक एक मार्क्स के 3 प्रश्न एक साथ करके आपको जो है 3 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। जैसे जो ये प्रश्न आपको आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, संरचना समबहुलक, समबहुलक जैसे आप जानते हो, वह पदार्थ जो वह कार्बनिक यौगिक जिनके जो है सूत्र जो है समान होते हैं, उनको समबहुलक कहते हैं। तो संरचना समबहुलक मतलब जिनकी संरचनाएं समान होती हैं। या फिर इसमें कार्बनिक यौगिक में इसमें आपको बंध जो यौगिकों के बीच में बनते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, तो आयनिक सहसंयोजी बंध के ऊपर आधारित जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक सभी सहसंयोजी बंध द्वारा बनते हैं। सहसंयोजी बंध मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा। तो सहसंयोजी बंध पर भी टिप्पणी लिखने के लिए 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। जैविक यौगिकों के विषम परमाणु, इसके बारे में भी आपको 1 नंबर के लिए टिप्पणी पूछा जा सकता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है कार्बनिक यौगिकों में, वह भी आपको 1 नंबर में टिप्पणी के लिए पूछा जा सकता है। अल्केन, तो अल्केन क्या है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इनका सामान्य संरचना सूत्र जो होता है, सामान्य फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2, इतना लिखने के लिए आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये सभी टॉपिक जो हैं, ये सभी 1-1 मार्क्स के टिप्पणी या परिभाषा है। तो ऐसे 3 इसमें से एक साथ आपको 1-1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए, तो आपको इस प्रकार से जो है संरचना सूत्र दिए जाएंगे कार्बनिक यौगिकों के, और उनका IUPAC नाम लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो IUPAC नाम जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सभी यौगिकों के IUPAC नाम आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आप इस प्रकार से पूछे गए तत्वों के, यौगिकों के नाम आसानी से लिख सको। ये पीछे वाले प्रश्न का ही बचा हुआ हिस्सा है। यहाँ पे आपको संरचना सूत्र दिया गया है और इनका IUPAC नाम बताना है। जैसे पहले इसमें आप देख सकते हो कि 4 कार्बन की संरचना है, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट इसका उपयोग करते हैं। ब्यूट के बाद क्या आएगा वो देखने के लिए हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई क्रियात्मक समूह, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद हम देखते हैं कि कोई क्रियात्मक समूह है या नहीं है। तो यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसमें एन जो है लास्ट में जुड़ जाएगा, तो ये 4 कार्बन का ब्यूटेन है। उसके बाद जो दूसरा तत्व है वो 3 कार्बन वाली संरचना है, और इसी प्रकार से इन सभी को उनके जो क्रियात्मक समूह हैं या जो उनके साथ उपसर्ग जुड़े हुए हैं उनके नामों के साथ आपको याद रखना है उसका जो IUPAC नाम है। उसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, आपको IUPAC नाम दिया है और उसके लिए आपको संरचना बनाने के लिए कहा जा सकता है। जैसे पेंटेन टू ओन, यह आपको IUPAC नाम है 5 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का। 5 कार्बन का है, पेंटेन में एन लगा है, पेंटेन मतलब संतृप्त है, मतलब एक बंध वाला है, इसमें कोई 2 बंध नहीं है। टू ओन मतलब दूसरे कार्बन पे जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के द्वारा।
उसके बाद है दूसरा 2-क्लोरोब्यूटेन। जो नंबर होता है, आप हमेशा यहाँ पे देखोगे कि नंबर जो है, जो क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसका स्थान बताता है। तो 2-क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, एन का मतलब सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। 2-क्लोरो, दूसरे कार्बन पे जो है वो क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप उसकी संरचना जो है बना सकते हो। प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन है, दूसरे कार्बन पे जो है OL लगा हुआ है, तो ऑल मतलब OH जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑल। मीथेनॉल, एक कार्बन का जो ये होता है कार्बनिक यौगिक CH3OH, जिसको मिथेनॉल कहते हैं। ब्यूटेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि COO यह समूह जुड़ा होता है। 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, 1 ब्रोमो मतलब पहले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। हेलोजन के साथ जो है कार्बनिक यौगिक बनाते हैं हेलोजन से जुड़ करके, जैसे क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोप्रोपेन। इस प्रकार से आयोडीन के साथ भी बनाते हैं। इथेनामीन, अमीन जब शब्द जुड़ता है वहां उसका मतलब होता है उसके साथ कार्बनिक यौगिक के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा है। NH2 ग्रुप को अमीन ग्रुप कहते हैं। इथेनामीन, इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन है और संतृप्त कार्बन है। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन जो है इसमें ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, या एल्डिहाइड ग्रुप जिसको कहते हैं वह जुड़ा हुआ है। उसके बाद है आपका आखिरी चैप्टर, 10वां चैप्टर, जिसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपको उपग्रहों के प्रकार पे, उपग्रहों के वर्गीकरण पे पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स में, कि उपग्रहों के प्रकार बताइए कौन कौन से उपग्रह होते हैं। तो ये आपको तालिका के रूप में ही आपके पुस्तक में दिया गया है। मौसम उपग्रह, संचार उपग्रह, ध्वनि चित्र प्रक्षेपक उपग्रह, दिशा दर्शक उपग्रह, सैनिक उपग्रह, पृथ्वी निरीक्षक उपग्रह। अगर आपको 3 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो आप जो है कोई 3 इसमें से, मौसम उपग्रह, संचार उपग्रह और निरीक्षक उपग्रह, या कोई भी 3 आप लिख करके उसका जो है कार्य बता दीजिए 2-2 लाइन में, तो आपको 3 मार्क्स के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न जो इस पार्ट में पूछा जा सकता है वो है उपग्रह की भ्रमण कक्षा और उसका वर्गीकरण। जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसकी भ्रमण कक्षाएं, जो कि आप देखिए इसमें पृथ्वी भूपृष्ठ से ऊंचाई के आधार पर निर्धारित किया जाता है। निम्न कक्षा में कौन कौन से उपग्रह पाए जाते हैं और उनका कार्य क्या होता है। मध्यम कक्षा में कौन कौन से उपग्रह पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या होता है, और उच्च कक्षा में उपग्रह कौन से पाए जाते हैं, क्या कार्य होता है। ये प्रश्न जो है आपको टेबल के रूप में भी पूछा जा सकता है। जैसे मध्यम कक्षा, इसकी ऊंचाई इतना से इतना और उसमें पाया जाने वाला उपग्रह ये। निम्न कक्षा, उसकी ऊंचाई और उसमें पाया जाने वाला उपग्रह। ऐसे 3 कॉलम जो हैं आपको मिल सकते हैं, और उसमें कोई कोई स्थान जो है खाली रहेगा। जैसे उपग्रह दे दिया, उसकी कक्षा की ऊंचाई नहीं दिया, या फिर उस कक्षा में पाए जाने वाले उपग्रह का नाम नहीं दिया। तो आपको इस प्रकार से लिखने के लिए भी आ सकता है और टेबल के फॉर्म में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कक्षाएं जो होती हैं कृत्रिम उपग्रहों की, उनका वर्गीकरण भी आपको इस चैप्टर में, 10वें चैप्टर में 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। टेबल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और ऐसा लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। और सहसंबंध में भी पूछा गया है ये प्रश्न, जो आपका सहसंबंध आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, उसमें भी पूछा गया है। निम्न कक्षा में ये उपग्रह पाया जाता है, मध्यम कक्षा में कौन सा उपग्रह पाया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हबल दूरबीन है और ध्रुवीय कक्षा उपग्रह है, तो उपग्रहों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ऊंचाई के साथ साथ जो उपग्रह हैं
उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। उसके अलावा जो उपग्रह प्रक्षेपक होता है, इसकी आकृति आपको बनाने के लिए आ सकती है या इसका कार्यकरण शॉर्ट में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। उसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अंतरिक्ष कचरा और उसका व्यवस्थापन। जैसे नाम से आप समझ सकते हो कि जो भी अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उपग्रह वगैरह, तो एक समय तक कार्य करने के बाद वो कार्य करना बंद कर देते हैं। तो स्पेस में, जैसे आप जानते हो, कोई भी वस्तु जो स्पेस में चली गई तो अपने आप वहां से वापस नहीं आती, अनटिल अनलेस कि वो डिजाइंड हो वहां से वापस आने के लिए, उसमें जो है इंफॉर्मेशन फिट होगी, तभी वो वापस आती है। अदरवाइज वो अंतरिक्ष में ही जो है भ्रमण करती रहती है। तो जो चीजें कार्य करना बंद कर देती हैं, जो वेस्ट हो जाते हैं, वो पदार्थ भी अंतरिक्ष में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों का जिनका हमारे अध्ययन में कोई उपयोग नहीं है लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में है, तो अंतरिक्ष की जो सामान्य कार्य प्रणाली है, जैसे छोटे छोटे पिंड हैं, भ्रमण करते रहते हैं अंतरिक्ष में, तो उनके साथ उनका टकराव होना और इस प्रकार की सब चीजें होती रहती हैं। तो उसको, इसी को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कचरा कहते हैं। और उसका व्यवस्थापन किस प्रकार से किया जाए, इस टॉपिक के ऊपर भी आपको 3 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रदूषण जो है ये पृथ्वी पर तो है ही जो समस्या का विषय है, अंतरिक्ष में को भी प्रदूषित करने में मनुष्य पीछे नहीं रहा है। तो जो चीजें हमने करी हैं उसका मैनेजमेंट भी हमको ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष कचरे के व्यवस्थापन के बारे में भी आपको टिप्पणी पूछी जा सकती है, और किस प्रकार से किया जाता है यह आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। दूसरा जो टॉपिक है, भारत का अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष अध्ययन में, अंतरिक्ष अभियान में भारत का क्या योगदान है, इसके ऊपर भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, आप ये भी पढ़ के रखिएगा। जैसे भारत का जो है इसरो केंद्र जो है, प्रक्षेपक केंद्र, उसके द्वारा बहुत सारे उपग्रहों को लास्ट ईयर जो है लॉन्च किया गया था। तो किस प्रकार के उपग्रहों को भारत ने जो है लॉन्च किया है और उनका विभिन्न अध्ययनों में किस प्रकार का योगदान है, तो भारत का अंतरिक्ष तंत्रज्ञान या अंतरिक्ष अभियान में योगदान, यह टॉपिक भी 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो यह जो जानकारी दी गई है ये भी आप बहुत अच्छे से पढ़कर रखिए। हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हाँ मैडम, क्वेश्चन पूछिए मैडम।
हाँ, किसी मैडम अपना को अगर कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। हाँ मैडम, अपना माइक ऑन कीजिए। मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो हेलो। सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, हेलो मैडम। मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ सर, ऑन है, बोलिए। हाँ, ओके ओके। हाँ बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित आप लोग पूछ सकते हो। हेलो सर, ये जो पीडीएफ है ना साइंस का, ये आप टेलीग्राम में सेंड कर दो। ओके बेटा, वो सेंड हो जाएगा टेलीग्राम में, और आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। सर लिंक सेंड करो ना ग्रुप में। नहीं बेटा, इसका वो जो पीडीएफ है वो हम लोग सेंड कर देते हैं। और अपना जो यूट्यूब के ऊपर आप लोग देख सकते हैं बीएमसी हिंदी का, उसमें भी दिया हुआ है। ये सारे लेक्चर आपको उसमें भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी फिलहाल इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ क्वेश्चन है पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हो। कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप पूछना है बच्चों, किसी को क्वेश्चन पूछना है किसी को इस टॉपिक से संबंधित? हाँ सबरीन, पूछना है बेटा? नो सर, मैं पूछ चुका। ओके। हाँ ठीक है मैडम। हाँ, बच्चों को अभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है, सबको समझ में आया अच्छे से। ठीक है सर, फिर एंड करते हैं।